आज हम ऐसे पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने 2 दिन के अंदर $20 बिलियन यानी कि करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए गवा दिए हैं। उन्होंने ये सब कैसे किया उसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। इस पर्सन का नाम है बिल होंग। मार्च 2021 से पहले बहुत ही कम ऐसे लोग थे जिनको बिल होंग के बारे में पता था, लेकिन उनके इस कारनामे के बाद बहुत सारे लोग अब उसे जानने लगे हैं। तो सवाल ये आता है कि सबसे पहले बिल होंग ने ये पैसा कमाया कहाँ से और फिर किस तरह से सिर्फ 2 ही दिन के अंदर उन्होंने इतना सारा पैसा गवा दिया। इन दोनों चीज के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ डिटेल। बिल की ये पूरी स्टोरी बहुत ही फैसिनेटिंग है एंड इट इज फिल्ड विद अप्स एंड डाउन। 28 मार्च 2021 में गोल्डमैन सैक्स ने अपने क्लाइंट के $10.5 बिलियन यानी कि करीब 80,000 करोड़ के शेयर्स एक ही दिन के अंदर बेच दिए, जिसके बाद सारे लोगों का ध्यान इस चीज पर गया कि ये क्लाइंट है कौन, क्योंकि इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा मात्रा में शेयर सेल होना कोई आम बात नहीं थी। कुछ और ज्यादा एनालाइज करके ये भी पता चला कि कुछ मीडिया कंपनीज के और चाइनीज बैंक के शेयर ही सेल किए जा रहे हैं और फिर आखिर में पता चल ही गया कि इस सब के पीछे कौन है। तो उसके पीछे आर्किगस कैपिटल मैनेजमेंट फंड था जो कि बिल होंग चलाते हैं। उनके किए गए इस कारनामे की वजह से सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि नोमुरा, क्रेडिट सूज और बाकी इन्वेस्टमेंट बैंक्स को भी नुकसान हुआ है। बिल होंग 1982 में साउथ कोरिया से यूएस में शिफ्ट हुए। वहाँ पे बिल ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अटेंड की और उसके बाद कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से MBA भी किया और उसके बाद बिल स्टॉक ब्रोकरेज फर्म में एज ए सेल्समैन जॉब करने लगे। 1996 में उनको टाइगर मैनेजमेंट में एनालिस्ट की जॉब मिली। जिस दिन बिल ने टाइगर मैनेजमेंट ज्वाइन की उसी दिन बिल की जिंदगी बदल गई। पर कैसे? देन लेट्स सी इट। टाइगर मैनेजमेंट को जूलियन रॉबर्टसन ने 1980 में शुरू किया। स्टार्टिंग में कंपनी सिर्फ $8 मिलियन ही मैनेज कर रही थी, लेकिन इस फंड के अच्छे परफॉर्मेंस के चलते धीरे धीरे कंपनी $1 बिलियन में पैसा मैनेज करने लगी और जल्द ही टाइगर मैनेजमेंट यूएस का दूसरा सबसे बड़ा हेज फंड बन गया। लेकिन उस टाइम टाइगर मैनेजमेंट से एक गलती हुई। टाइगर मैनेजमेंट की सबसे बड़ी होल्डिंग यूएस एयरवेज थी, लेकिन यूएस एयरवेज के प्रॉब्लम्स के चलते फंड की परफॉर्मेंस भी खराब होने लगी और जिसके बाद मिस्टर रॉबर्टसन ने अपना ये फंड बंद कर दिया। लेकिन यहीं पर वो नहीं रुके। उन्होंने टाइगर मैनेजमेंट के कई सारे एम्प्लॉइज को फंडिंग प्रोवाइड करी ताकि वो खुद भी अपना हेज फंड शुरू कर पाए। उन्होंने अपने 1-2 एम्प्लॉइज को ही नहीं बल्कि 40 एम्प्लॉइज को अपने खुद के हेज फंड शुरू करने में हेल्प करी। आजकल यूएस के जो बड़े बड़े हेज फंड हैं जैसे कि मैवरिक कैपिटल, टाइगर ग्लोबल, कोचू मैनेजमेंट, ब्लू रिज कैपिटल, ये सारे के सारे हेज फंड टाइगर मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज ने शुरू किए हैं और इन सबको जूलियन रॉबर्टसन ने काफी हेल्प करी है। ऑफिस सेटअप करने में, फ्री बैक ऑफिस प्रोवाइड करने में, साथ ही नेटवर्किंग एंड सीड फंड में भी हेल्प करी। बिल होंग भी टाइगर मैनेजमेंट के एम्प्लॉय थे और उन्हें भी टाइगर एशिया मैनेजमेंट ये हेज फंड शुरू करने में जूलियन रॉबर्टसन ने हेल्प की। ये जो भी हेज फंड्स है जिसे टाइगर मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज ने शुरू किया है, इन्हें टाइगर कप्स कहते हैं। जल्द ही बिल 60 to 70,000 करोड़ रुपीस मैनेज करने लगे, लेकिन इसी के बीच एक प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम ये हुई कि यूएस के कैपिटल मार्केट रेगुलेटर SEC को यह पता चला कि बिल इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कंपनी की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जिससे कंपनी की शेयर प्राइसेस पर असर पड़ सकता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन पहले कंपनीज को स्टॉक एक्सचेंज को बतानी होती है और फिर स्टॉक एक्सचेंज ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक को बताते हैं। लेकिन कई बार ये इन्फॉर्मेशन पहले ही लीक हो जाती है जिसका कुछ लोग फायदा उठाते हैं, तो ऐसी चीजों को इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं, which is illegal। इस केस में बिल पर ऐसा आरोप था कि बिल्स को चाइनीज बैंक्स की कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और उसके बेसिस पर बिल ने ट्रेडिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा लिया था। जब ये चार्जेस प्रूफ हुए तो बिल को $60 मिलियन का फाइन पे करना पड़ा और इसके बाद बिल ने और आर्किगस कैपिटल मैनेजमेंट एक फैमिली ऑफिस उन्होंने शुरू किया जिसके जरिए वो खुद का और उन जान पहचान वाले लोगों का पैसा मैनेज करने लगे। यहाँ पर बी फंड की जो शुरुआत थी वो बहुत ही कम अमाउंट से हुई थी, लेकिन इवेंचुअली काफी अच्छी परफॉर्मेंस वो दिखाते गए। शुरुआत में आर्किगस कैपिटल मैनेजमेंट 20,000 करोड़ रुपीस मैनेज कर रहा था, लेकिन कुछ सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के बाद जल्दी ही वो 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट मैनेज करने लगे। नेटफ्लिक्स में उन्होंने बहुत ही हैवीली इन्वेस्टमेंट किया था और उनकी इन्वेस्टमेंट सही साबित हुई और नेटफ्लिक्स में उन्होंने कई गुना रिटर्न कमाए। नाउ लेट्स टॉक कि बिल को इतना बड़ा लॉस कैसे हुआ। तो इसके लिए बिल ने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया था उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, जिसे CFD भी कहते हैं। CFD
CFD एक ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि इसमें एक्सचेंज शामिल नहीं होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट आप सीधा किसी और पर्सन के साथ या फिर किसी ब्रोकर के साथ करते हो। वैसे इंडिया में तो CFD इलीगल है, बट समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मई 2021 में ITC की शेयर प्राइस की कीमत 200 रुपीज चल रही है, और अगर आपको लगता है कि ITC के शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी और आप ITC के CFD खरीद लेते हो, तो ITC के शेयर प्राइस 200 रुपीज के ऊपर जितनी भी जाएगी उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप ITC का शेयर ITC के CFD को 200 रुपए में खरीद लेते हो और जल्द ही ITC के शेयर की प्राइस 220 रुपए हो जाती है, तो इसके चलते आपको 20 रुपए का पर शेयर प्रॉफिट हो जाएगा। सिमिलरली, अगर आप ITC के CFD को 200 रुपए में खरीदते हो और जल्द ही शेयर की प्राइस 180 रुपए हो जाती है, तो ऐसे में आपको पर शेयर 20 रुपए का नुकसान भी होगा। CFD में आप कोई शेयर ऑन नहीं करते हो। जब आप स्टॉक मार्केट में शेयर परचेस करते हो या बाई करते हो, तो इस शेयर पर आपकी ओनरशिप होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। CFD के लिए आपके पास शेयर होना जरूरी नहीं है, आप किसी भी कंपनी का CFD कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। CFD फ्यूचर्स की तरह ही होते हैं, मगर फर्क ये है कि फ्यूचर्स जो है वो रेगुलेटेड है और स्टॉक एक्सचेंज के जरिए खरीदे या बेचे जा सकते हैं। वहीं CFD आप ओवर द काउंटर यानी कि किसी पर्सन के साथ या किसी ब्रोकर के साथ कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हो। और एक डिफरेंस ये है कि CFD में आपको बहुत ही ज्यादा मार्जिन मिलती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आप एक 1 लाख रुपीज के CFD का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, तो सिर्फ 5000 रुपीज की मार्जिन अमाउंट से भी वो पॉसिबल है। और इसी खासियत को ध्यान में रखते हुए कई सारे ट्रेडर्स CFD का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले अपने ये ट्रेड्स के लिए आर्केगस कैपिटल मैनेजमेंट ने कुछ वॉल स्ट्रीट बैंक से बड़ी बड़ी अमाउंट लोन के तौर पर ली। उन्होंने गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली इन जैसी बैंक से पैसा उधार लिया और इन पैसों की मदद से वो CFD कॉन्ट्रैक्ट करने लगे। उन्होंने यहाँ पर जो लिवरेज लिया था वो 5 टाइम्स था, यानी कि $100 बिलियन ट्रेड करने के लिए उन्होंने ओनली $20 बिलियन अपनी जेब से दिए थे और बाकी $80 बिलियन बैंक से उधार लेकर दिए थे। अब जब तक सारे ट्रेड्स बिल के फेवर में चल रहे थे, तब तक तो सब बढ़िया था, लेकिन जैसे ही इनमें से एक कंपनी वायोकॉम CBS के शेयर तेजी से गिरने लगे, वैसे ही आर्केगस कैपिटल मैनेजमेंट के लॉसेस भी बढ़ने लगे। मार्च 2021 में वायोकॉम CBS के मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया, लेकिन वो डिसीजन शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसके चलते कंपनी की शेयर प्राइस 55% से नीचे गिर गई। बिल होंग ने वायोकॉम CBS में हेवीली इन्वेस्ट किया था, तो इस हेवी क्रैश के चलते उनकी इन्वेस्टमेंट भी तेजी से गिरने लगी। फिर मार्जिन कॉल हिट हुआ। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये मार्जिन कॉल होता क्या? जब भी आप किसी बैंक या ब्रोकर से शेयर या कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के लिए पैसा उधार लेते हो, तो वो बैंक या ब्रोकर विल मेक श्योर कि जो भी लॉस हो वो आपके पैसों पर हो, उससे ब्रोकर या बैंक को कोई नुकसान ना हो। यहाँ पे $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आर्केगस कैपिटल की थी और बाकी की $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट बैंक्स की थी। तो यहाँ पर बैंक का कैलकुलेशन तो यही था कि यहाँ पर लॉस $20 बिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही लॉस $20 बिलियन के पास आने लगे, तो बैंक्स ने मार्जिन कॉल हिट किया। तो बिल होंग ने आर्केगस कैपिटल मैनेजमेंट से कहा कि आप जल्द से जल्द पैसा डिपॉजिट करें, लेकिन बिल होंग ने ऐसा नहीं किया और इसके चलते इन बैंक्स ने आर्केगस कैपिटल मैनेजमेंट के जो शेयर्स हैं उनको खुद ही बेच दिया, ताकि अपना ज्यादा से ज्यादा लॉस होने से वो बच सके। लेकिन कुछ बैंक्स ने इसमें भी देरी की और यहाँ पर उन्हें $4 से $5 बिलियन का नुकसान हुआ। बिल होंग का ये जो फेलियर है वो बहुत ही यूनिक टाइप का फेलियर है। कोई भी पर्सन इतना हैवी अमाउंट रेयरली ही खोता है और यहाँ पर तो उन्होंने 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट सिर्फ 2 दिन में गवाई है। तो यहाँ पर हमें ये सीखने को मिलता है कि आपको कभी भी ज्यादा लिवरेज यानी कि बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं लेनी चाहिए। यू सी, मार्जिन जो है वो 2-धारी तलवार है। अगर आपकी डिसीजन सही जाती है या पानी से ऊपर चली जाती है, तो आपके लॉसेस भी बढ़ते चले जाते हैं। वहीं पर अगर प्राइसेस जो है वो डाउन चली जाती है, तो आप पर ये लॉसेस बहुत भारी पड़ सकते हैं। तो इसलिए लिवरेज के बजाय जो भी पैसा आपके पास है उसे प्रेफर करना चाहिए कि उसी पैसों से आप इन्वेस्ट करो। और इन्वेस्टमेंट के लिए कई बार आपको कहा भी जाता है कि उधार लिए हुए पैसों से स्टॉक मार्केट या कहीं और पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये सीखने को मिलती है कि फॉर्चून बनाने में तो बहुत टाइम लगता है, चाहे बिल होंग ही क्यों ना हो। उन्हें फॉर्चुनेट बनाने में 16 साल लगे, लेकिन गवाने में सिर्फ 2 दिन। तो मेक श्योर कि
कि आप ऐसी गलती ना करें, बिकॉज जितनी मेहनत पैसा कमाने में लगती है उतनी ही मेहनत वो पैसा सही सलामत रखने में लगती है। क्योंकि पैसों से अगर रॉन्ग डिसीजन लेते हो तो इस तरह 2 दिन भी नहीं लगेंगे आपको अपनी पूरी की पूरी नेटवर्थ गंवाने में। सो यू ऑलवेज हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। बेसिकली इन्वेस्टमेंट का एक इम्पोर्टेंट रूल तो है ही कि आप किसी भी शेयर पर कितना ही कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, आपको डाइवर्सिफिकेशन तो करना ही होता है। आप अपनी पूरी अमाउंट किसी एक स्टॉक पर नहीं डाल सकते, आपको अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करना होगा ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डाइवर्सिफाई हो पाए। लेकिन बिल वोंग के पास्ट रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने सिर्फ 1-2 स्टॉक के ऊपर फोकस करना शुरू किया, और जब वो 1-2 स्टॉक अनफॉर्चुनेटली गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं तो इस तरह की चीजें होती है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस केस स्टडी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और आगे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे प्रो नाउ।